विद्यार्थियों, पुनः हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9वीं के राजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, तो आपको पूर्णतः अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। हम आपको इसका आशय स्पष्ट रूप से समझाने वाले हैं। बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कक्षा 9th के पहले लेसन राजशास्त्र के विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ। विश्व युद्ध के बाद जो है भारत में किस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियाँ आई, क्या कार्य हुए, क्या बदलाव हुआ, उसका हम इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, भारत का संविधान अपने देश के शासन प्रणाली अथवा सरकार की संरचना का अध्ययन किया। तो इस कक्षा में हम भारत के विश्व से होने वाले संबंध देखने वाले हैं। तो भूगोल के अध्ययन से आपको विश्व के भौगोलिक संरचना समझी होगी, इतिहास के अध्ययन से ऐतिहासिक कालखंड, वैश्विक गतिविधियाँ समझ में आई होंगी। तो हम राजनीति शास्त्र के अध्ययन से भारत और विश्व के बीच संबंध के महत्वपूर्ण वैश्विक समस्याएं समझेंगे। हम सभी अलग अलग कारणों से सुविधाओं के लिए समाज में व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनों पर निर्भर होते हैं। कहने का तात्पर्य, हर एक व्यक्ति को देखिए बच्चों, हर एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, हर एक संस्था की ज़रूरत होती है, हर एक संगठन की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा समाज जो होता है, हर एक चीज़ सब एक दूसरे से बंधे होते हैं। कोई भी अकेला कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो हमारा सामाजिक जीवन एक दूसरे से अवलंबित है। तो इससे हम एक दूसरे का परस्पर सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हमने देखा है। या जैसा व्यक्ति और समाज के बारे में है, उसी तरह विविध राष्ट्रों के बारे में भी है। कहने का तात्पर्य बच्चों, जिस प्रकार से समाज होता है उसी प्रकार से राष्ट्र होता है। जैसे समाज में रहकर व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे का सहयोग करता है, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, संवैधानिक हो, कोई भी हो, तो वह किसी न किसी माध्यम से वह क्या करता है, हर एक का साथ देता है। तो उसी प्रकार से एक राष्ट्र भी जो होता है उसका भी वही प्रारूप होता है, उसका भी वही कार्य होता है। वे भी एक दूसरे का इसी प्रकार से एक साथ व्यवहार करते हैं, एक साथ उनका लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, उनके नियम होते हैं, कानून होते हैं, सब चीज़ें क्या होता है, समाज के जैसे ही होता है। तो इस स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न देशों को मिलकर यह व्यवस्था तैयार होती है। तो हम इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विशेषताएं हम समझेंगे अभी। परावलंबन क्या होता है? विश्व के सभी देश किसी न किसी कारणों से एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं, मतलब आश्रित होते हैं। राष्ट्र कितना भी बड़ा, समृद्ध और विकसित क्यों न हो, वह कभी भी सभी बातों में स्वयं पूर्ण नहीं होता। यानी कोई भी राष्ट्र अपने में परिपूर्ण नहीं होता। कुछ न कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कमियां होती हैं उनके पास। तो बड़े राष्ट्रों को भी उनके जैसे अन्य बड़े और छोटे राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इसे परास्वावलंबन अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। ये वैश्विक व्यवस्था होती है। दूसरा, विदेश नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रत्येक राष्ट्र अपने अंतर्गत व्यवहार के लिए तथा अन्य राष्ट्रों से कैसे व्यवहार करे, इस विषय में नीति निर्धारित करता है। ऐसी नीति को विदेश नीति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जो नीति ऐसी, यानी जो एक दूसरे राष्ट्र अपना मिल करके जो नीति तैयार करते हैं, इसी को विदेश नीति कहते हैं। भारत की विदेश नीति का हम अगले अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यूरोप के अनेक देशों का अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के आवासीय बस्तियाँ थीं। इन आवासीय बस्तियों को स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरंभ हो गए। इन आंदोलनों के यूरोपीय राष्ट्रों के वर्चस्व के सम्मुख बड़ी चुनौती थी। तो प्रथम विश्व के बाद शांति स्थापित करने हेतु राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। तो परंतु राष्ट्र संघ युद्ध रोकने में सफल नहीं रहा था। असफल था। तो जर्मनी, इटली, स्पेन आदि देशों ने तानाशाही शासन व्यवस्था में अस्तित्व में आई। इन सभी घटनाओं को परिणति, यानी इनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ये आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व अधिक सहारक रहा, यानी और ज़्यादा खतरनाक डिजास्टर रहा।
यह अधिक व्यापक तो था ही, परंतु इस युद्ध में अधिक उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया था। युद्ध में सहभागी हुए राष्ट्रों पर फिर एक बार फिर आर्थिक संकट टूट पड़ा। यानी देखिए बच्चों, जब युद्ध होगा तो जान माल वस्तु सब चीज़ का क्या होता है, नुकसान होता है। तो बहुत सी समस्याएं होती है इसमें, जैसे आणविक प्रक्षेपण शास्त्रों का जो है उपयोग किया गया था, सामर्थ्य मात सत्ता है, तो ये सब चीज़ें क्या हुई, बहुत सी स्पर्धाएँ बढ़ी और ये सब धीरे धीरे फिर शीत युद्ध के रूप में हुआ। इस शीत युद्ध का परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का महत्वपूर्ण सहभाग था। अमेरिका ने अणुबम का निर्माण किया। युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए। क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को अणुबम गिराए। तो यूरोप में जर्मनी की हुई हार के बाद तथा एशिया में जापान के हार के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो देखिए वो जो अणुबम बच्चों गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी पे, वहाँ आज भी अपंग बच्चे पैदा होते हैं, तो आज भी उसका प्रभाव दिखता है। तो बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं। वर्ष 1945 से 91 तक का प्रदीर्घ समय शीत युद्ध से व्याप्त था। इस कालखंड में कुछ परिवर्तनों की हम समीक्षा करेंगे। तो देखिए बच्चों, शीत युद्ध के इसके भी बहुत खतरनाक परिणाम होते हैं। शीत युद्ध, इसमें युद्ध तो आमना सामना तो नहीं होता, लेकिन एक दूसरे देश को क्या किया जाता है, एक दूसरे के देश के प्रति उकसाया जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत सी ऐसी समस्याएं क्या होती है, घटित होती है। इसमें नाटो जो था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस सैन्य संगठन की स्थापना की गई थी। उसी प्रकार वर्साया समझौता, सोवियत संघ नेतृत्व वाला सैन्य संगठन तैयार किया गया। विश्व युद्ध का द्विध्रुवीकरण हुआ, यानी 2 भागों में उसे बांट दिया गया। 2 भाग बने। शीत युद्ध काल में विश्व में अधिकांश देश तो महासत्ताओं के गुटों में शामिल हो गए थे और राष्ट्रों का इस तरह से गुटों का विभाजन होना अर्थात द्विध्रुवीकरण होना है, इसमें शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ गया और तनाव का क्षेत्र फैल गया। शस्त्रास्त्र स्पर्धा होने लगी, लोग बड़े बड़े शस्त्र बनाने लगे, ठीक है, एक दूसरे को मात करने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए बहुत से चीज़ों का ऐसा निर्माण किया जाने लगा। और वह क्या है बच्चों, ये सब क्या है, बहुत ही घातक सिद्ध हुआ सभी देशों के लिए। अधिक से अधिक विध्वंसक प्रक्षेपण शास्त्र बनाने में आवश्यक तकनीकी ज्ञान अवगत करने हेतु प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई, क्योंकि इन प्रक्षेपण शास्त्र को होड़ में वैश्विक शांति खतरे में आ गई। इसका आभास दोनों महासत्ताओं को हो जाने के कारण प्रक्षेपण शास्त्र नियंत्रण निशस्त्रीकरण का प्रयास भी इसी समय में हुए। जब सब देश बनाने लगे, नए नए हथियारों का खोज होने लगा, उस पर तकनीकी पे पढ़ाई होने लगी, तो उस पर विचार किया जाने लगा कि अगर ठीक है बना लिए हैं, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। उसके बहुत से नियम कानून लागू किए गए, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण हुआ। महासत्ताओं के उन्होंने विकासशील राष्ट्र जो थे, एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर संगठनों को निर्माण किए। उन्हें आर्थिक विकास महत्वपूर्ण लगता था। यूरोप के देशों में यूरोपीय संघ का निर्माण किया, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि एशियन संगठन का निर्माण किया गया। गुटनिरपेक्षता व शीत युद्ध की शुरुआत होने के बाद कालावधि में एक और विश्व का द्विध्रुवीकरण हो रहा था, तो उसी समय साथ साथ कुछ देशों को महासत्ताओं की स्पर्धा में सम्मिलित नहीं होना था। ऐसे राष्ट्रों ने महासत्ताओं का स्पर्धा से दूर रखने हेतु की नीति स्वीकार की। इसे गुटनिरपेक्षतावाद कहते हैं। गुटनिरपेक्षतावाद शीत युद्ध काल में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। गुटनिरपेक्षतावाद आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप स्वतंत्र हुए नए देशों को गुटनिरपेक्षता विचार का समर्थन किया, और यहाँ तक कि महत्वपूर्ण आंदोलन 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टीटो, इजिप्ट के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष अहमद सुकार्नो तथा घाना के प्रधानमंत्री क्वामे नक्रुमा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये सब जो थे राष्ट्र के लोग जो है, उन्होंने द्विध्रुवीकरण, जो महासंघ के राष्ट्र थे जो वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, उसमें ये लोग शामिल नहीं हुए। तो गुटनिरपेक्षतावाद इसी तरह से धीरे धीरे बहुत से ऐसे देश जो थे बच्चों, इसमें क्या हुए, शामिल हुए। और निशस्त्रीकरण क्या होता है? निशस्त्रीकरण मतलब ये होता है कि एक दूसरे देश जो आपस में बात की, मतलब शस्त्र का जो है उपयोग नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शांति समझौता होना चाहिए।
शीत युद्ध का अंत हुआ 1945 से। वैश्विक राजनीति में प्रभावशाली रहा शीत युद्ध के बाद समाप्त हो गया। शीत युद्ध का अंत पिछली शताब्दी के अंत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। शीत युद्ध के समाप्त होने में अनेक बातें जिम्मेदार थी। सोवियत नंबर 1 दिया, सोवियत संघ ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया तथा देश के अर्थव्यवस्था में लगाए गए नियंत्रण को शिथिल किया, थोड़ा कम किया। दूसरा, सोवियत संघ के तत्कालीन अध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचेव पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना और ग्लासनोस्त खुलापन नीतियों का अमल किया। इन नीतियों के कारण माध्यमों पर से नियंत्रण कम हुआ और राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में वृद्धि हुई इसके द्वारा। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, अर्थात इस क्षेत्र में पुनर्रचना की गई। इसमें लोकतांत्रिकता को बढ़ावा मिला। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ को प्रभाव वाले देशों द्वारा पूंजीवादी और लोकतांत्रिक मार्ग अपनाने के कारण वहाँ पर शासन सत्ताएँ बदल गई। सोवियत संघ का विघटन हुआ, अलग हो गया और फलतः अनेक नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। रूस सोवियत संघ का बड़ा देश है। यूनेस्को का जो है वो क्या है, सबसे बड़ा देश है, यह आपको याद रखना है। शीतोत्तर विश्व हुआ। वैश्विक राजनीति में अमेरिका एकमात्र महासत्ता के रूप में शेष रहा। शीत युद्ध के बाद राष्ट्रों में व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाने के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया गया। पूंजी, श्रम बाजार, सूचना, इनका विश्व भर में प्रसार हुआ। लोगों में विचार तथा कल्पनाओं की मुक्त संचार होने लगा। सभी राष्ट्रों के व्यापारिक संबंधों को प्रधानता देने का समय आ गया। तो ये सब बच्चों जो है इसमें इसको आपको पढ़ना है। शत्रु राष्ट्र जो थे कहा जाता था, इसलिए उनके बदले स्पर्धक राष्ट्र की अवधारणा सामने आई। यानी शत्रु राष्ट्र ने छोड़कर शत्रु न कह करके बल्कि उनकी ऐसी अवधारणा, मतलब एक कंपटीशन हो गया पर्यावरण की रक्षा के लिए, मानवाधिकार का संरक्षण, स्त्री पुरुष समानता, प्राकृतिक आपदा का सामना, इन मुद्दों को वैश्विक रूप प्राप्त हुआ इसमें इस शीत युद्ध के बाद। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण मतलब बच्चों इससे क्या हुआ है, खुला बाजार के स्थापना। जैसे पहले क्या था, हम किसी देश में जा कर के जो है किसी भी चीज़ को जो है अपने सामान को बेच नहीं सकते थे, अपनी चीज़ों की स्थापना नहीं कर सकते थे। तो इसमें क्या हुआ, वैश्वीकरण यानी हर देश एक दूसरे देश में जा कर के अपने एबिलिटी के अनुसार क्या कर सकता है, खुलेपन से वहाँ पे कार्य कर सकता है। संचार माध्यम, सूचना तकनीकी या किसी भी चीज़ की वहाँ जाके स्थापना कर सकता है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर सकता है। इससे क्या होता है वैश्वीकरण से बच्चों कि हर एक दूसरे की क्या होती है, जो कमियाँ होती हैं वह क्या हो जाती है, दूर हो जाती है और सबका कार्य क्या होता है, सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलता है। ये सभी राष्ट्रों में इसी प्रकार से, इससे क्या होता है, एक दूसरे राष्ट्रों में स्पर्धा भी बढ़ता है और सब एक साथ जुट होकर के कार्य करते हैं। तो बच्चों इस लेसन में यही था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।